हासिल जिंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं वो रहा नहीं। सर, आज तीसरा है एलजी साहब का एड्रेस और ये एक कंटिन्यूटी में होता है। पहले जो एलजी साहब का एड्रेस था उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई, उसके बाद दूसरा एलजी का एड्रेस था, उसके बाद आज ये तीसरा एलजी साहब का एड्रेस था। लेकिन जो पहला एलजी साहब का एड्रेस था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात हुई, उसमें स्टेटहुड की बात हुई, उसमें वो हर किसी चीज़ के बारे में बात हुई जो हम बात कर रहे थे। तो इससे पहले कि मैं मेन मकसद पे आऊँ सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मैंने किसी स्पीकर की बात सुनी तो हर कोई मोरालिटी की बात कर रहा है, जनाब हाउस है अच्छी बात करिए, दूसरे के ऊपर बात नहीं करे, लेकिन बिल्कुल उसका अपोजिट वो बिल्कुल कर रहा था। तो मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल जो बाकी लोगों ने कहा वो भी मैं भी वही करूं। सर, आज मुझे थोड़ी सी चेंज लगी पहली जो एलजी एड्रेस था और दूसरे में हमारे एलओपी साहब, हमारे सजाद लोन साहब, वहीद साहब, बहुत लो एनर्जी थी इनकी, वो दम ही नहीं था जो दम हमें लगता था पहले में। शायद इसका वजूहत ये हो सकती है कि जो हमारा ये एलजी साहब का एड्रेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है कि इनके पास अब जवाब ही नहीं है। वो हम बचपन में एक फिल्म देखते थे, उसमें एक लड़की थी, उसको 3 चीजें आती थी बोलनी, अब्बा डबा जबा। वही अब्बा डबा जबा इन्हें पिछले 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ, एक ही बात, कोई भी अलग बात उसमें नहीं है। सर, एलजी साहब के खुतबे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और वो था वैक्यूम जो फिल किया उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में। सर, ये वही ऐवान है जिसमें शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने तकरीर की, ये वही ऐवान है जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ने तकरीर की, वेद विष्णु दत्त साहब ने की, खजूरिया साहब ने की, लोन साहब ने की और बहुत सारे लोग थे। और हम जब सुनते थे उनका जो वो कद था उन बातों का, शायद वो उस माहौल में करते थे जब हमारे पास 370 था, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी। सर, वो वैक्यूम तो हमने फिल किया, इलेक्शन हुआ, लेकिन हमें यह बताया गया था सर कि 370 खत्म हो गया, 370 की वजह से हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो यहां तबाही कर रहा है। हमें यह बोला गया था कि 370 की वजह से यहां जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। हमें यह तक बोला गया था कि 370 अगर जम्मू कश्मीर में कोई तबाही है तो वो सिर्फ 370 की है। आपने तो 370 हटाया, फिर अटैक कैसे हो? जो इलाका, जो रीजन उमर अब्दुल्ला सरकार के वक्त टेरर फ्री हो गया था, आज फिर से उस जगहों पे मिलिटेंसी आती है। जो इलाका हमने बेहतर किया था उस इलाकों में आज आतंकवाद है। पहलगाम का अटैक हुआ, शायद जम्मू कश्मीर और या इस मुल्क की हिस्ट्री में पहली बार पहलगाम का अटैक हुआ होगा, जिसमें 26 बेगुनाह लोग शहीद हो गए, उसमें हमारा एक कश्मीरी आदिल शेख भी मारा गया। और जब पहलगाम का अटैक हुआ, शायद पहली बार जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान, हर एक गली कोचे से निकला और कहा कश्मीर के नाम पे नहीं, ये आतंकवाद है और इस आतंकवाद के खिलाफ हम सब हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिल्ली का ब्लास्ट हुआ। दिल्ली के ब्लास्ट में उससे पहले आपने डेमोलिश कर दिए सारे मकान, ये कर दिया कि क्योंकि किसी का कोई रिश्तेदार था उसका मकान तोड़ दो। उससे क्या मिला? नफरत के अलावा। ये उमर अब्दुल्ला साहब खुद होम मिनिस्टर साहब से बात उठा के वो डेमोलिशन रुके, लेकिन इस नफरत के जो बीज इनने बोए हैं वो कब खत्म होंगे? सर, लाजपत नगर ये जो हमारा दिल्ली का ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के ब्लास्ट के बाद कश्मीरियों पे जो हमला हुआ, शायद वो इतिहास में पहली बार है कि आज तक, कल जब मैं बात की सहारनपुर में भी एक एल्डरली कपल पे हमला हुआ। क्यों? क्या कश्मीरी आतंकवाद है? जिस तरह हमारे नजीर गुरेजी साहब या बाकी लोगों ने कहा, कश्मीरियों ने यहां हिंदुस्तान का झंडा उठाया था और हमेशा हमारे जो लोग हैं, हमारे इस पार्टी के लोग, शायद ये इतने कुर्बानियों के बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारी लिस्ट कभी पढ़िएगा और पता चलेगा कि कितने लोगों ने अपनी जान दी इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए। हमको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे और उसी लिए हमारे कश्मीरियों पे पूरे मुल्क में हमला हो रहा है। आज तक भी कोई वो बात नहीं कर रहा है कि अगर ये हमला हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर रुक क्यों नहीं रहा है। आज एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ है, एक कश्मीरी मुसलमान को पकड़ो, उसको पीटो, उसका वीडियो उठाओ, उसको वायरल कर दो, और वही पेट्रियोटिज्म है इनके लिए। बड़ा
साहब का, और गुड़गांव से फिर ऑर्डर निकलता है कि जो फॉरेनर है और कश्मीरी है उन दोनों को पहले अपनी वेरिफिकेशन करो। ये चीज इनकी देन है, बीजेपी वालों की देन है। सर आप कहते हैं कि हालात ठीक हो गई है। एक दीनी लीडर है हमारे मीरवाइज उमर फारूक साहब, आज शायद मुझे गिनती भूल गई है कितनी गिनतियों में उनको जुमा की नमाज नहीं देने जा रहे। शबे बारात था परसों, शबे बारात पे जामिया मस्जिद बंद था। इससे ज्यादा क्या अगर आप दीनी चीजों में भी हमें रुका रहे हैं। सर 13 जुलाई में याद दिलाऊंगा, ये जो हम बैठे हैं ना इस हाउस में, ये उन 13 जुलाई उनकी शहीदों की वजह से है। और ये 13 जुलाई के लिए हमको उधर खराज अकीदत नहीं पेश करते, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को रुकाया। इससे शायद इससे शर्मनाक कोई चीज हो नहीं सकती। इन 13 जुलाई की वजह से अगर आज यहाँ एलओपी साहब बात करें, शर्मा साहब बात करें, ये हाउस उनकी कुर्बानियों की वजह से है। और वो कुर्बानी ना हम भूलेंगे ना हम भूलने देंगे। आपने चाहे उसकी छुट्टी खत्म की, आपने 5 दिसंबर खत्म की, वो लोग हमारे दिल में रहते हैं, हर एक जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में रहते हैं, और वो हमेशा हम उनको खराजा की इज्जत पेश करेंगे। जनाब मैं यहां रिजर्वेशन के बारे में बात करूंगा। डिटेन कर दिया उन लोगों को परसों जब वो चाहते थे प्रोटेस्ट करना। ये वही लोग हैं जो जब चीफ मिनिस्टर साहब के घर पे आते हैं तो ठीक है, तब तक ठीक था, उनको लाना था, उनको वहां लाओ, एक सीन क्रिएट करो। लेकिन यही बच्चे जब कहते हैं कि आप हमारा जो हक है हमें वापस दे दीजिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन कमेटी बनी जिसकी सदारत हमारी काबिल मिनिस्टर सकीना इतू साहिबा ने की, 6 महीने के अंदर अंदर उसका रिपोर्ट आ गया। अभी सजाद साहब भी बात कर रहे थे ना, फिगर्स कर रहे थे, सारा झूठ। मैंने कहा था ये लो एनर्जी थी तो इसलिए कुछ भी बोल रहे थे। वो ही रिपोर्ट अगर हमें करनी नहीं होती तो शायद बहुत सारी रीजंस है। हम सब जानते हैं कि अगर एक गवर्नमेंट को कोई चीज अवॉइड करनी होती है तो वो किस तरीके से करती है, लेकिन हमने अवॉइड नहीं किया। हमने लीगल ओपिनियन लिया ताकि उसमें कभी कोई लीगल चैलेंज ना हो जाए। उसके बाद वापस कैबिनेट में आकर वो एलजी महोदय को हमने भेज दिया। हम चाहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो रैशनलाइजेशन हमने अपने मंशूर में कहा है, वो रैशनलाइजेशन जरूर हो, और इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ है हमेशा। बिल्कुल सर, हम हाउस में यूनिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए, अच्छी बात है, सब अच्छी चीजें करें, लेकिन जब बाहर कोई बात करते हैं उसके बाद अलग ही चीज टोन होता है इनका। एक नया एक शोशा आज लगा रखा है। एक मेरा बीजेपी का दोस्त है, वो मुझे कहता है कल कि एलोकेशन जो है आपकी कमी है। एक पेपर नहीं है इनके पास जहां ये दिखाएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा लिया और बीजेपी वालों ने कम लिया। एक पेपर नहीं है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, हमारा लीडर जो है, और मैं पीछे माजी में ले जाऊंगा 2014 से पहले, मैं उमर साहब का एडवाइजर था और बीजेपी और पीडीपी का एमएलए आया। उमर साहब ने कहा जितना आप बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को करोगे उतना ही प्यार और उतना ही सपोर्ट पीडीपी और बाकी वालों को होगा। और एक जगह आप दिखाइए कि एलोकेशन में कहीं रुकावट हुई, एक जगह बताइए जहां कहीं भी रुकावट आ गई एलोकेशन में, तो ये झूठ मत बोलिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें क्लियर कर दिया, शायद इसकी अक्कासी हमारे मिनिस्टर्स भी करेंगे। एक भी जगह आपके लिए या किसी के लिए रुकावट है, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये आपके भी, और इसीलिए आपको भी उतना ही इज्जत इनको करना चाहिए जितना बाकी लोग करते हैं। और आप जम्मू अलग चाहते हैं, एक शर्मा जी कहते हैं कि जम्मू अलग चाहिए। शर्मा साहब ने बोला कि अगर कोई पॉइंट होगा किसी को कहना, ख्याल रखिए। सर अभी थोड़ा सा तो बोलने दीजिए। हमारे शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ है, बहुत बड़े हैं, बहुत यहाँ रहे हैं, कांग्रेस से भी मैंने इनको देखा है यहाँ बहुत बात करते हुए। मैंने इनका खुद स्टेटमेंट पढ़ा कि जम्मू अलग होना चाहिए। तो या तो बीजेपी सारे इनको बोले कि हमारी पार्टी में नहीं है, या तो ये बताए जो इन्होंने बोला वो गलत है, या तो ये उठ के माफी मांगे पूरे हाउस पे कि नहीं जी जम्मू जो हमने कहा वो गलत है। क्योंकि ये बात नहीं है कि यहाँ एक बात कहे और बाहर एक बात कहे।
क्योंकि ये बात हो नहीं सकती है, क्योंकि हमारा जो शर्मा है या हमारी जो पार्टी में शर्मा है, इसीलिए अगर हमारी पार्टी में आएंगे तो ये सोचेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस